प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज दौरा करेंगे और साथ ही बुंदेलखंड के दौरे पर भी रहेंगे। प्रयागराज में पीएम मोदी सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 26,791 दिव्यांगों और बुजुर्गों को सहायता उपकरण बांटकर पीएम मोदी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। दिव्यांगों और बुजुर्गों को सहायता उपकरण बांटने का यह अब तक का दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो पहले कभी नहीं हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी 3 दिव्यांगों से अलग से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी प्रयागराज से लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का भी संदेश देंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लोगों के पानी पीने के लिए कार्यक्रम की जगह पर 5,500 मिट्टी के घड़े लगाए गए हैं। पीएम मोदी के साथ इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। प्रयागराज में कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी चित्रकूट जाएंगे, जहां वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस एनसीआर से जुड़ेगा, जिससे बुंदेलखंड का विकास होगा। इसके बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 1 साल पूरा होने के मौके पर किसानों की एक बड़ी रैली में शामिल होंगे, जहां से पीएम मोदी किसान क्रेडिट कार्ड के देशव्यापी अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इसको लेकर जितनी भी तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। पंडाल की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, सिक्योरिटी के जितने अरेंजमेंट्स हैं, पार्किंग के अरेंजमेंट्स, बेनिफिशियरी के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पर ला करके केयर करने की व्यवस्था, साथ ही भोजन की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, सभी को प्रॉपर्ली करवाया जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी दिव्यांगों और बुजुर्गों के अनूठे कुंभ में शिरकत करने के लिए प्रयागराज पहुँच रहे हैं। पीएम मोदी परेड मैदान से 27,000 दिव्यांगों और बुजुर्गों को उपकरण बांटेंगे। इसके लिए यहाँ पर व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर 5 बड़े जर्मन हैंगर लगाए गए हैं और 70,000 लगभग कुर्सियां लगाई गई हैं। जब 27,000 दिव्यांगों बुजुर्गों को यहाँ पर उपकरण बांटे जाएंगे, 126 यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर पुलिस के साथ ही साथ बड़ी संख्या में पीएसी को लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। सभी चप्पे चप्पे पर यहाँ नज़र रखी गई। ड्रोन उड़ाए जाने पर भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 12,000 यहाँ पर कर्मचारी लगाए गए हैं। सरकारी बसों का इंतजाम किया गया है, जिससे यहाँ पर दिव्यांगों और बुजुर्गों को यहाँ पर लाया जाएगा। कोलकाता में होने वाली अमित शाह की रैली का टीएमसी और लेफ्ट विरोध करने की तैयारी में है। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार कोलकाता जाएंगे और 1 मार्च को वहां रैली करेंगे। लेकिन टीएमसी उसी दिन एक जुलूस निकालने की तैयारी में है, जिसका असर अमित शाह की रैली पर भी पड़ सकता है। पार्टी नेता और सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी के मुताबिक अमित शाह की रैली से राज्य का माहौल खराब होगा। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को जिम्मेदार होना चाहिए। ये बच्चे की तरह जिद करना और हिंदुस्तानियों की जान से खिलवाड़ करना, ये हमें पसंद नहीं है। लेफ्ट ने भी दिल्ली हिंसा मामले का हवाला देते हुए अमित शाह की इस रैली का विरोध किया। उनके दफ्तर के अधीन दिल्ली पुलिस किस तरह से दंगाई और बलवाइयों को लेकर के दिल्ली जलाया, लोगों को मरवाया, शांति भंग करवाया शांति की रक्षा के बदले, और अब वो उसे बंगाल में आ रहे उसी सफर को लेकर के। टीएमसी और लेफ्ट के विरोध की परवाह न करते हुए बीजेपी अमित शाह की रैली की तैयारियों में जुटी है। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक तरफ कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियां जोरों पर हैं, तो उनका विरोध करने की तैयारियां भी चल रही हैं। बताया गया कि टीएमसी और लेफ्ट से जुड़े कई छात्र संगठन भी अमित शाह की रैली का विरोध करेंगे। ओडिशा दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह आज पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद अमित शाह सुबह 10:30 बजे भुवनेश्वर जाएंगे, जहां वो लिंगराज मंदिर में पूजा करेंगे और इसके बाद भुवनेश्वर में ही अमित शाह कलिंगा नगर में सुबह 11:30 बजे अल्टीमेट मेडिकेयर हॉस्पिटल कैंपस का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात में छात्रों को टैबलेट देने की योजना पर घोटाले का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया। गुजरात सरकार ने 12वीं पास छात्रों को टैबलेट देने की योजना शुरू की थी, जिसके लिए छात्रों से 1,000 रुपए भी लिए जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने छात्रों को दी जा रही टैबलेट की कीमत पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार पर घोटाला करने का आरोप लगा दिया। सरकारी भाव 6,667 રૂપિયા, યુવાનો પાસેથી લોકફાળો વસૂલો 1,000 રૂપિયા, બજારની અંદર ખુલ્લી બજારમાં મળી રહ્યું છે માત્ર 1,408 રૂપિયે। विपक्ष के हमले का जवाब देने में सरकार ने भी देर नहीं की और विपक्ष के आरोपों को गलत बता दिया। यदि विपक्षी नेता की बात सही है तो 2,000 रुपये में भी 1,400 नहीं 2,000 रुपये में भी
मैं टैबलेट खरीदने के लिए तैयार हूं। असल में विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब कांग्रेस ने टैबलेट की कीमत का मामला सदन में उठा दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि छात्रों को दी जा रही टैबलेट बाजार में सिर्फ 1408 रुपए में मिल रही है, जबकि सरकार की तरफ से इसी टैबलेट के लिए 6667 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इसी कीमत के आधार पर कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद जवाब देने सदन में खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को सामने आना पड़ा और उन्होंने भरोसा दिया कि अगर ये आंकड़े सही निकले तो वो कंपनी से पैसे वापस लेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के मामले में एनआईए ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शाकिर बशीर मागरे को गिरफ्तार किया है। एनआईए का दावा है शाकिर बशीर मागरे ने पुलवामा हमले के आरोपियों को हथियार, विस्फोटक और कैश मुहैया कराया था। एनआईए के मुताबिक शाकिर बशीर मागरे ही पुलवामा हमले में आत्मघाती आदिल अहमद डार का मुख्य हैंडलर भी था। शाकिर बशीर ने ही आदिल अहमद डार को पनाह दी थी और हमले के लिए उसे जरूरी सामान भी मुहैया कराया था। एनआईए के मुताबिक फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में इस्तेमाल की गई कार में आईडी लगाने में भी शाकिर बशीर ने ही आदिल अहमद डार की मदद की थी। शाकिर बशीर मागरे पुलवामा के काकापोरा का रहने वाला है और उसकी फर्नीचर की दुकान है। एनआईए ने शाकिर बशीर के घर छापा भी मारा और आगे की पूछताछ के लिए उसे 15 दिन की हिरासत में लिया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या जाएंगे, जहां वो राम जन्मभूमि परिसर का जायजा लेंगे। इसके साथ ही नृपेंद्र मिश्रा रामलला के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद नृपेंद्र मिश्रा महंत नृत्य गोपाल दास समेत ट्रस्ट के दूसरे सदस्य से मुलाकात करेंगे और मंदिर के निर्माण से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। आकर के अयोध्या रामलला जी का दर्शन करेंगे, फिर वो आगे कैसे क्या करना है प्रारंभ करने के बाद सोचेंगे। बिहार के भागलपुर में पिस्तौल लेकर खुदकुशी की धमकी देने वाले एक लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। ये लड़का पिस्तौल लहराते हुए शहर के एक चौराहे पर लगी प्रतिमा के पास पहुंच गया और अपने सिर पर पिस्तौल को लगाकर आत्महत्या की धमकी देने लगा, जिसे प्रतिमा के पीछे से सादे कपड़ों में पहुंचे एक पुलिस वाले ने जैसे ही दबोचने की कोशिश की, वो प्रतिमा के पास से फायरिंग करते हुए नीचे उतर आया। वहां पहले से नीली शर्ट में मौजूद पुलिस वाले ने उसके हाथ पर डंडा मारकर पिस्तौल छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी के दौरान दूसरे पुलिस वाले और बाकी लोग भी वहां पहुंच गए और लड़के को पकड़ लिया। इससे पहले ये लड़का हाथों में पिस्तौल लहराते हुए रेप के बढ़ते मामलों को रोकने की अपील कर रहा था। जब वहां जमे हुए लोगों ने इस लड़के को फायरिंग करने से रोकने की कोशिश की तो वो आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। गनीमत ये रही कि फायरिंग के दौरान किसी को गोली नहीं लगी, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। फायर भी किया जिससे कि पुलिसकर्मी बाल बाल बचा है। पुलिस ने इस लड़के के पास से एक देसी तमंचा और 2 कारतूस जब्त करने का भी दावा किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक केमिकल की फैक्ट्री में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री में अचानक एक बॉयलर फट गया, जिसकी वजह से पूरी केमिकल फैक्ट्री ही जमींदोज हो गई। बॉयलर के फटने से आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों में आग लग गई। एक फैक्ट्री में लगी आग की लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थीं, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। ये केमिकल की फैक्ट्री थी जिसमें या तो बॉयलर था या कोई केटल थी, जिसके फटने से ये हादसा हुआ है और इसके कारण उसके फ्रंट और साइड की जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो डैमेज हो गई है। यही नहीं, धमाके की वजह से फैक्ट्री का मलबा पूरे इलाके में बिखर गया। जगह जगह आग जलती हुई दिखाई दी। इस हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूर मलबे में दब गए, जिसके बाद लोगों की मदद से उन्हें निकाला गया और उन्हें फौरन एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गईं और आसपास की फैक्ट्रियों में लगी आग को बुझाने में जुट गईं। जैसे ही ब्लास्ट हुआ हमारे पास सूचना पहुंची थी और हमने तुरंत जितने हमारे बहादुरगढ़ में गाड़ियां थी सारी की सारी। घटना के बाद प्रशासन के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी वहां बुला लिया गया। जब तक हम ये पूरा इंश्योर नहीं कर लेते कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो भी फंसा हुआ है वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, तब तक ये राहत कार्य नहीं रुकेगा। इस घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हादसे में मरने वाले लोगों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है।
वाराणसी में इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों ने एक ऐसा स्मार्ट हेलमेट बनाया है जो मोटरसाइकिल चलाने वालों को सुरक्षित रखने के साथ ही मोटरसाइकिल को चोरों से भी बचा सकता है। छात्रों ने दावा किया कि इस हेलमेट को पहने बिना मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी हो जाएगा और हादसा होने पर उनकी जान बच सकेगी। आज के डेट में बहुत सारे दुर्घटना हेलमेट न लगाने की वजह से होता है, इसलिए बस मन में आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि बिना हेलमेट की गाड़ी स्टार्ट ही न हो। इसके लिए इन छात्रों ने हेलमेट के अंदर एक उपकरण लगाया और उसे ब्लूटूथ के जरिए मोटरसाइकिल से जोड़ दिया। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं है। अब हमने जैसी हेलमेट लगाया और फिर उसके बाद लगाने के बाद जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। छात्रों के बनाए इस हेलमेट की पुलिस वालों ने भी तारीफ की। हेलमेट बहुत जरूरी चीज है, इसको लगाएं और इस टेक्निक की मैं तारीफ करूंगा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। छात्रों ने बताया कि हेलमेट में लगने वाले इस उपकरण को बनाने में सिर्फ 500 रुपए खर्च होते हैं। अहमदाबाद के बापूनगर इलाके में मौजूद एक कपड़ा बाजार में अचानक से आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इससे पहले कि लोग आग को बुझाते, थोड़ी ही देर में आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा इलाका काले धुएं के गुब्बार से ढक गया। कपड़ा मार्केट में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें आसमान में कई फीट तक ऊपर उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। आग लगने के बाद कपड़ा मार्केट के पास की एक सड़क पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। फौरन हादसे की सूचना पुलिस, प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। हालांकि इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका है कि कपड़ा बाजार में आग कैसे लगी। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस हिरासत में एक दलित लड़के की मौत के मामले में उसके परिवार वाले आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। हालांकि इस मामले में थाने में तैनात आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन नाराज परिवार वाले आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी के लिए अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। इस बात की जानकारी मिलने के बाद वहां बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग भी जुट गए। मारे गए लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मारो छोरो जय मारो छोरो जय मारे इंसाफ जय मारे छोरो जय। परिवार वालों का आरोप है कि 2 दिन पहले जीतू खटीक को चोरी के शक में पुलिस थाने ले गई थी, जहां उसे रात भर हिरासत में रखा। इसके बाद अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह हम गए चाय पाने के लिए, 9 बजे चाय पिलाई, बैठा एकदम हमसे हंसकर बात की और उसके बाद 10:30-11 बजे यहाँ लेकर आए कि तेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है। इस मामले ने तूल पकड़ा तो फौरन थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने के साथ थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि बाड़मेर के एसपी और डीएसपी को भी हटा दिया गया। जिसके बाद एडिशनल डीजीपी भी पीड़ित परिवार से मिलने बाड़मेर पहुंचे और इस मामले में आरोपी पुलिस वालों की गलती मानी। निश्चित रूप से अवैध हिरासत था, ये हम मानते हैं और गलती है पुलिस की। जांच में और भी विस्तृत जांच जब होगी तो पता चलेगा क्या क्या गलतियां हुई, किस स्तर पे हुई, और उसमें जो भी है मुकदमा भी दर्ज है, जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी। दलित लड़के की मौत का मामला राज्य की विधानसभा में भी गूंजा। बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये सीआईडी सीबी से काम नहीं चलेगा, पुलिस की जांच करेगी। क्या करेगी? मामला सीबीआई को दीजिए। आप सीबीआई को मामला दीजिए और आप 1 करोड़ रुपए कम से कम मुआवजा दीजिए। मगर गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसी प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क निर्माण में हो रही देरी की वजह से कुछ लोगों ने कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ की। सड़क बनाने वाली कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लगा, जिन्होंने सड़क निर्माण में हो रही देरी की वजह से नाराज होकर कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ की। इस दौरान कुछ लोग वहां रखी प्लास्टिक की कुर्सियों को तोड़ते दिखे, जबकि एक आदमी लोहे की कुर्सी को पटकता दिखा। तोड़फोड़ कर रहे लोगों ने सड़क बनाने वाली कंपनी के दफ्तर में बैठे एक कर्मचारी के साथ गाली गलौज भी की। उसको बताओ तुम्हारे मालिक को आज काम शुरू करो। कर्मचारी को डराने धमकाने के बाद फिर से लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक आदमी ने तो वहां रखी एक टेबल को ही पलट दिया। थोड़ी देर उत्पात मचाने के बाद तोड़फोड़ कर रहे लोग एक बार फिर से कर्मचारी को धमकाने लगे। काम बंद करो भाई, टोपी लटाना बंद करो, ताला लगाओ, चले जाओ, बैठो मत यहाँ पे। उसको बताओ तुम्हारे मालिक को, उसको फोन करो।
आरोप है कि इलाके की एक सड़क को कंपनी पिछले 1.5 साल से बना रही है, लेकिन अभी तक सड़क बन नहीं सकी है, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। पंजाब में किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर अकाली दल ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे और कर्ज माफी का मुद्दा उठाते हुए अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के घर के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हो गई। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया को वहां से हटाने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। पुलिस के कुछ जवानों ने किसी तरह उन्हें उठाया और अपनी गाड़ी की ओर ले जाने लगे, जिस पर अकाली दल के कार्यकर्ता भड़क गए और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने विक्रम मजीठिया को अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। उनके अलावा अकाली दल के कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया, जिस पर हंगामा कर रहे अकाली दल के कार्यकर्ता अमरिंदर सरकार के साथ पुलिस प्रशासन को भी कोसने लगे। इस हंगामे की वजह से वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को अपने घर में ही कैद होना पड़ा। लेकिन विधानसभा में बजट पेश करने के लिए उनका अपने घर से निकलना बेहद जरूरी था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उनके लिए रास्ता खाली कराया, तब जाकर वो अपने घर से बाहर निकल सके। इससे पहले अकाली दल ने किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर अमरिंदर सरकार का विरोध किया। उनके इस प्रदर्शन में खुदकुशी करने वाले कई किसानों के घर वाले भी शामिल हुए। इस दौरान वो लोग खुदकुशी करने वाले किसानों की तस्वीरों के साथ नजर आए। झारखंड के जमशेदपुर में लोगों की भीड़ ने पुलिस के सामने ही कार के ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। कार सवार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस के सामने ही कार सवार की जमकर पिटाई कर दी। हादसे के बाद पुलिस के 2 जवान कार चला रहे आदमी को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे गाड़ी से उतारने की कोशिश करने लगे। इस बीच 2 लोग कार चला रहे आदमी के पैर खींचते दिखाई दिए, जबकि गाड़ी में बैठे 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़ रखा था। इसके बाद कई लोग उसे गाड़ी से उतारने की कोशिश करने लगे, जिसे देखकर पुलिस के दूसरे जवान वहां पहुंचे और गुस्साई भीड़ से उसे बचाने में जुट गए। बाद में किसी तरह कार सवार को वहां से ले जाया गया। इसके बाद लोगों का गुस्सा कार पर फूट पड़ा। एक आदमी गाड़ी के अगले हिस्से पर चढ़ गया और कार के शीशे पर साइकिल पटक दी। इतना ही नहीं, एक आदमी कार के दूसरे शीशे को तोड़ने के लिए उस पर ताबड़तोड़ डंडा चलाता दिखा। इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस वालों ने कार में तोड़फोड़ कर रहे लोगों को नहीं रोका। वहीं इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़क पर जाम लग गया। बाद में पुलिस ने कार को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। सफारी गाड़ी है, तो अभी सफारी गाड़ी देखे कि शीशा आगे साइड का पूरा टूट गया है और पीछे भी कुछ टूटा हुआ है। गाड़ी बीच में था, उसको साइड करके हम किनारे लगा के छोड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक भारी भरकम पेड़ सड़क से गुजर रही कार के ऊपर गिर गया। हादसा तब हुआ जब कार चला रही महिला जबरदस्त तूफान के बीच वहां से गुजर रही, लेकिन तेज हवाओं की वजह से वो पेड़ जड़ समेत उखड़कर कार के ऊपर ही गिर पड़ा। इससे पहले वहां कई गाड़ियां तूफान और तेज बारिश के बीच गुजरती दिखी। इस दौरान एक कार सड़क के दूसरी तरफ से आती दिखी, लेकिन कार जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, सड़क के बीचों बीच लगा एक बड़ा पेड़ उखड़कर उसके ऊपर ही गिर पड़ा। पेड़ को गिरता देख कार की ड्राइवर ने ब्रेक भी लगाए, लेकिन तब तक पेड़ ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। पेड़ को गिरता देख वहां से गुजर रही दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं, जिसके बाद कुछ लोग अपनी गाड़ियों से उतरे और भागते हुए पेड़ के नीचे दबी हुई गाड़ी के पास पहुंचे। इस खतरनाक हादसे में कार चला रही महिला को हल्की चोटें ही आईं, हालांकि उसकी कार पूरी तरह बर्बाद हो गई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भारत विरोधी नारे लगाने और नफरत भड़काने के आरोप में घिरे कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के पास 1 साल से ज्यादा समय तक मुकदमा चलाने की फाइल लंबित थी। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर साल 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने का आरोप लगा था और दिल्ली पुलिस ने पिछले साल आरोप पत्र दाखिल किया था। कन्हैया कुमार पर देशद्रोह समेत 8 धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार से मिली हरी झंडी के बाद जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये फैसला सरकार के कानून विभाग की सलाह पर लिया गया है। दिल्ली सरकार ने 2016 में जेएनयू कैंपस में हुए देश विरोधी कार्यक्रम से जुड़े मामले में कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी, जिसका इंतजार दिल्ली पुलिस पिछले साल जनवरी से ही कर रही थी और दिल्ली सरकार से मंजूरी न मिलने की वजह से ही पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट को ठुकरा दिया था, जिसमें पुलिस ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के कुछ छात्रों पर देश विरोधी कार्यक्रम में शामिल होने और विवादास्पद नारेबाजी का समर्थन करने का आरोप लगाया था। कन्हैया कुमार ने अपने खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को शुक्रिया कहा है।
और साथ ही कन्हैया ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग भी उठाई। कन्हैया कुमार ने कहा कि राजद्रोह केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरूरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे राजद्रोह कानून का दुरुपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है। देश के खिलाफ कोई नारेबाजी हमने नहीं की है। नारा हम लगाते हैं देश के लोगों के हक और अधिकार के लिए। अब टीवी वाले आपकी अदालत की जगह जो है संविधान वाली अदालत में इसका फैसला होगा, इसका न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। और हम शुरू से कहते हैं कि हमको कोर्ट पे भरोसा है और इस मामले में कोर्ट न्याय सुनिश्चित करेगी। सत्य की जय होगी, सत्यमेव जयते। सीरिया की सेना के एक हवाई हमले में तुर्की के 33 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक घायल हो गए। सीरिया की सेना के मुताबिक उन्होंने इदलिब में विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए। लेकिन वहां विद्रोहियों के साथ मौजूद तुर्की के सैनिक भी इस हवाई हमले की चपेट में आ गए। सामने आए वीडियो में वहां एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए। बताया गया कि इस हवाई हमले में तुर्की की सेना के एक काफिले को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद कई एम्बुलेंस घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाती नजर आईं। Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 tane Mehmetçiğimiz şehit olmuştur। लेकिन इस हमले के बाद तुर्की भी बुरी तरह भड़क गया और उसने पलटवार करते हुए सीरिया के 300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। तुर्की की तरफ से इस जवाबी हवाई हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें सीरिया की सेना के 200 से ज्यादा ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। तुर्की के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और उसके कई टैंकों और दूसरे सैनिक साजो सामान को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। Kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200'den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır। तुर्की ने सीरिया की सेना पर जबरदस्त जमीनी हमले का भी दावा किया। बताया गया कि इस हमले में छोटी दूरी की मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। इससे पहले वहां तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों ने सीरियाई सेना को पीछे धकेलते हुए कई इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। जमीन पर मिली इस हार के बाद सीरिया की सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए, लेकिन वहां तैनात तुर्की के सैनिक भी इन हमलों की चपेट में आ गए, जिसके बाद वहां जबरदस्त जंग छिड़ गई। अहमदाबाद से जयपुर आ रही एक फ्लाइट में उड़ान से कुछ मिनट पहले कबूतर देखने पर यात्रियों ने हंगामा किया। ये कबूतर टेक ऑफ से ठीक पहले यात्रियों के लगेज शेल्फ में देखा गया, जिससे क्रू मेंबर्स और यात्रियों में हलचल मच गई। कुछ देर बाद फ्लाइट का गेट खोलकर कबूतर को बाहर निकाला गया। कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। बताया गया कि विमान के उड़ने से पहले एक यात्री ने अपने हैंडबैग रखने के लिए फ्लाइट के लगेज शेल्फ को खोला। लगेज शेल्फ खोलते ही उसमें से कबूतर निकला। ये कबूतर फ्लाइट में उड़ने लगा, जिसे देख सभी यात्री हैरान रह गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसके बाद मामले की जानकारी तुरंत ग्राउंड स्टाफ को दी गई और कबूतर को बाहर निकाला जा सका। कोरोना वायरस की मार झेल रहे दक्षिण कोरिया में मास्क खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। दक्षिण कोरिया चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले मिले, जिसका खौफ वहां के लोगों में भी साफ नजर आया। राजधानी सियोल में एक स्टोर के बाहर सैकड़ों लोग मास्क खरीदने के लिए कतार में खड़े नजर आए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के वहां पहुंचने की वजह से वहां मास्क की किल्लत पैदा हो गई। 공급이 부족할까 걱정했는데 지금은 5개 사서 만족을 하고। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के अब तक 2000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें करीब 250 मामले तो एक ही दिन में देखे गए। इतनी तेजी से इन्फेक्शन फैलने की वजह से वहां डर का माहौल बन गया। मास्क और दूसरी चीजों की कमी से हालात और बिगड़ गए। 예를 들어서 이런 마스크라든가 이런 부분이 공급이 원활하면은 실제 이제 हालांकि वहां की सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में पूरी ताकत झोंकने का दावा किया। कर्मचारी जगह जगह दवाओं का छिड़काव करते नजर आए। हालांकि कोरोना वायरस के खौफ के सामने ये इंतजाम नाकाफी साबित होते दिखे। जेपी नड्डा ने वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद पर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि सभी को मालूम है कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसका अध्यक्ष एक कार्यकर्ता होगा। हमें मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां किसी को नहीं पता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। वो जो भी होगा कार्यकर्ता होगा। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता कानून के समर्थन में रैली का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क बनाने की मांग पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस ने एक शख्स को उसके पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एमपी के बुरहानपुर में ग्राम पंचायत भवनों के बाहर राज्य सरकार की योजनाओं के पोस्टर फाड़ने के आरोप में बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि लाभ नहीं मिलने से लोग खुद ही पोस्टर फाड़ रहे हैं। सब तरफ हाहाकार मची तो पब्लिक फाड़ रही होंगी, बीजेपी वाले क्यों फाड़ेंगे? पोस्टर तो फाड़ के क्या मिलने वाला है? एमपी के भोपाल में दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े चेन की लूट मामले की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यूपी के हरदोई में तालाब भरने गई टीम के अफसरों को पूर्व प्रधान का पिस्तौल दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस पर जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उनके रिवॉल्वर लाइसेंस के भी निरस्तीकरण की संस्तुति करके भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं और बड़े अधिकारियों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से घमासान मच गया। छापेमारी की ये कार्रवाई कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले कारोबारियों और अधिकारियों पर भी की गई, जिनमें उप सचिव सौम्या चौरसिया भी शामिल हैं, जिन्हें सीएम भूपेश बघेल की करीबी माना जाता है। सत्ताधारी कांग्रेस ने इस छापेमारी को केंद्र की बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंड जिसको मिले हैं, पहले वहाँ कार्रवाई होती तो ठीक लगता। हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को सही ठहराया। एक प्रक्रिया में होता है, लगातार 3 महीने तक उनकी जानकारी लेते रहे जो पेपर में आया है, उसके बाद उन तक पहुँचे हैं। इस सियासी घमासान के बीच छापेमारी की कार्रवाई करने पहुंचे इनकम टैक्स विभाग की टीम की 20 गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोप है कि जब्त की गई सभी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनकम टैक्स विभाग की इन गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें उठाकर पुलिस मुख्यालय ले गई। वहीं इन गाड़ियों के ड्राइवरों ने ट्रैफिक पुलिस पर मारपीट करने और जबरन गाड़ियों को उठाने का आरोप लगाया। कौन कौन अधिकारी थे जब रात को आप लोगों की गाड़ियाँ? डीएसपी भी थे, मेरा एक दोस्त है वो फोन में बात कर रहा था और उसको एक थप्पड़ भी मार दिए। बीजेपी ने इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की गाड़ी पकड़े जाने पर सवाल उठाए और राज्य की कांग्रेस सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का इल्जाम लगा दिया। बड़े नेताओं के यहाँ, बड़े अधिकारियों के यहाँ रेड की है और उनकी गाड़ी अगर सड़क में खड़ी की गई तो उसको जब्त नहीं किया कर जाना चाहिए, और मान लो अगर जब्ती हुई है तो चालान काट के उसको वापस करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। सदन के अंदर कांग्रेस नेताओं ने इसी बहाने बीजेपी को घेर लिया। काम करने नहीं दे रहे आईटी वालों को, गाड़ी उड़ी जब्ती करके। जैसे भारतीय जनता पार्टी का हालत ये है इस प्रदेश में, जैसे पानी से मछली को अगर निकाल दिया जाए तो जिससे फड़फड़ाते हैं, वो स्थिति है। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स के छापों पर सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राजभवन में गवर्नर से मिले और मामले की शिकायत की। सीएम बघेल ने कार्रवाई राजनीति से प्रेरित बताई और राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई को असंवैधानिक और संघीय ढांचे के खिलाफ भी बताया। तो बीजेपी ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इस मामले में बिल्कुल भी राजनीति नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। यहाँ छापे की कार्रवाई हो रही है। शासकीय अधिकारियों के घरों में छापे पड़ रहे हैं। लगभग कल 8 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। संघीय ढांचा है, 36 घंटे बीत गए हैं। राज्य सरकार को ना कोई जानकारी, ना किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, और यदि अमरजीत सिंह जी किसी के पक्ष में खड़े हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि साहब गलत क्या है और सही क्या है, उसको जांच एजेंसी बन जाना चाहिए मंत्री पद छोड़कर। इसलिए सही बयान ये है कि एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। इराक के नजफ में कोरोना वायरस से बचने के लिए वहां की ऐतिहासिक कुफा मस्जिद में भी दवा का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ईरान के लोगों को भी वहां आने से रोक दिया गया और मस्जिद समेत दूसरी जगहों पर दवा का छिड़काव किया गया। कर्मचारी वहां मस्जिद के हर हिस्से पर दवा छिड़कते नजर आए। नजफ शिया मुसलमानों का बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां ईरान से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन ईरान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखने के बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया गया। राजधानी बगदाद में कोरोना वायरस के खौफ से प्रदर्शनकारी भी डरे दिखे।
हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और मास्क लगाकर डटे नजर आए। कोरोना वायरस के डर से इराक में सभी स्कूल और कॉलेजों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया और लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। हालात सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किए और साथ ही हिंसा प्रभावित इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस ने 630 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 123 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने इस दौरान 25 हथियार भी बरामद किए और इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और सोशल मीडिया में नफरत फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दिल्ली हिंसा में आरोपी आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन फरार ताहिर हुसैन का अब तक कोई सुराग नहीं। वहीं ताहिर हुसैन के फोन नंबर्स की कॉल डिटेल्स को खंगालने के लिए एसआईटी ने बड़ी लिस्ट तैयार की है, जिसमें 15 दिन पहले से 26 फरवरी तक के जो सभी कॉल डिटेल्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। इस दौरान ताहिर हुसैन ने कितने लोगों से बातचीत की और जिस वक्त उसके घर के आसपास भीड़ थी तो उसने कितने लोगों को फोन किया था, इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं एसआईटी की फॉरेंसिक टीम ने देर शाम ताहिर हुसैन के घर से ब्लड सैंपल इकट्ठा कर उन्हें लैब में जांच के लिए भेज दी है। फॉरेंसिक टीम उस नाले के पास भी नमूने तलाशने के लिए पहुंची, जहां से आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा का शव मिला था। देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा की चपेट में आए इलाकों के हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें और सच्चाई सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। इस हिंसा का जैसा असर बच्चों पर पड़ा है वो आंखें खोल देने वाला है। दिल्ली में हुई हिंसा में कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस हिंसा में 39 लोग मारे गए। मुस्तफाबाद में दुकानें जलाई गई, घरों को निशाना बनाया गया, स्कूल तक नहीं छूटे। स्कूल यानी वो जगह जहां धर्म, जाति और हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर मासूम बच्चे अच्छा इंसान बनने पहुंचते हैं। लेकिन वही जगह इंसानियत की कत्लगाह में बदल गई। कहीं काली दीवारें तो कहीं बिखरी किताबें। हिंसा की इन्हीं निशानियों के बीच एक मासूम जब डरा सहमा अपनी क्लास की तरफ बढ़ा तो अचानक ठिठक पड़ा। इसके बाद वो झुका और जब उठा तो उसके हाथ में तिरंगा था। देश की शान तिरंगा, देश की पहचान तिरंगा, जिस तिरंगे को इंसानियत के कातिलों ने बिखरी किताबों और मलबे में अपने पैरों से रौंद डाला था, उसे इस मासूम ने झाड़कर अपने कंधे से लगा लिया। वहाँ पे मेरे दोस्त के मेडल पड़े थे और हमारे देश का झंडा पड़ा था। मैं उसे उठा के क्लासरूम में लाया। ये उम्मीद की तस्वीर है, ये देश के भविष्य की तस्वीर है। क्या एंजॉय करते थे स्कूल में आप? क्लास में पढ़ना। हालांकि ऐसी हिंसा के बाद पिता के साथ आए इस छोटे से बच्चे के जज्बे और जवाब में उम्मीद लबालब है, लेकिन केवल इसी से बच्चों की पूरी मनोदशा को समझा नहीं जा सकती। दिल्ली के स्कूलों में हुई हिंसा ने कोमल मन को झकझोर कर रख दिया है। जिसकी एक झलक मिली इस मासूम से पूछे गए अगले सवाल के जवाब में, जो आपके कलेजे को छलनी कर देगा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th में पढ़ता था। आपने एक शब्द पर जरूर गौर किया होगा। इस बच्चे ने कहा कि वो पढ़ता था, यानी इस बच्चे को लगता है कि जहां वो पढ़ता था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, अब वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए इस मासूम ने कहा कि वो पढ़ता था। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th में पढ़ता था। अब अपने स्कूल के आंगन में ये छात्र अकेला है, न उसके दोस्त हैं और न टीचर मैम, और सामने दिन के उजाले में हिंसा की अंधेरी दुनिया की छूटी परछाई। हालांकि इससे पहले जब आखिरी बार वो स्कूल गया था तो वो यादें अभी धुंधली नहीं पड़ी हैं। टेस्ट वेस्ट हुआ था हमारा किसी क्लास में ले जाके। हाँ, कौन सा टेस्ट हुआ था? कौन सा सब्जेक्ट का? हिंदी का। ये तस्वीरें दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के राजधानी स्कूल की हैं। लेकिन दिल्ली की हिंसा की चपेट में केवल मुस्तफाबाद का राजधानी स्कूल ही नहीं आया। दिल्ली हिंसा की आग में प्रभावित इलाके के 4 स्कूल झुलस गए। ये सभी 4 स्कूल उत्तर पूर्व दिल्ली के हैं और प्राइवेट हैं। इनमें ब्रिजपुरी के अरुण मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर हमला हुआ था। इसके अलावा विक्टोरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 3 बसें, 1 कार और वैन जलाई गई थी, जबकि मुस्तफाबाद में राजधानी स्कूल और डीआरपी स्कूल को उपद्रवियों ने फूंक दिया। यानी हिंसा के दौरान ये सभी स्कूल पूरी तरह तबाह कर दिए गए थे। और तबाही की इन तस्वीरों को देखने के बाद किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। यकीन न हो रहा हो तो अब हम आपको राजधानी स्कूल के बेहद पास के ही एक और स्कूल का मंजर दिखाते हैं, जिसका नाम है डीआरपी स्कूल, जिसकी तस्वीरें ज्यादा ही भयावह हैं। यहाँ की तबाही स्कूल के मेन गेट से ही नजर आने लगती है और स्कूल में दाखिल होते ही एक टीस सी उठती है। स्कूल की तस्वीरें देखते जाइएगा और खुद से सवाल पूछिएगा। इस स्कूल के अंदर
कोई धर्म नहीं देखता यहाँ पर। यहाँ हर धर्म के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ पर हर धर्म के बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते थे। जो कमरा कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजा करता था, जिन कमरों में बच्चे पढ़ाई करते थे, आगजनी के बाद लगता ही नहीं कि वो कभी क्लासरूम रहे होंगे। क्लासरूम की चौखट से लेकर दीवार और छत तक पूरी तरह जली हुई है। एक डग और भरते ही ऐसा कमरा दिखा जिसने दिमाग को सन्न कर दिया। उपद्रवियों की कायराना करतूत भी दीवार पर उकेरे गए अक्षरों की चमक को पूरी तरह मिटा नहीं पाई। यहाँ दीवार पर अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं जिन्हें चित्रों की मदद से बच्चे समझते होंगे। यहाँ पर हिंदी की वर्णमाला टंगी है जहाँ अक्षरों को जोड़कर शब्दों की माला बनाने के गुर सिखाए जाते थे। देखिए यहाँ पर ABCD दीवारों पर लिखा हुआ है, क ख ग घ दीवारों पर लिखा हुआ है। ये बोर्ड है जहाँ पर वो अपना भविष्य देखते थे। लेकिन बच्चों को अक्षरों की दुनिया से वाकिफ कराने वाले स्कूलों को हिंसा पर उतारू कायरों की नजर लग गई और इन कायरों ने बच्चों की दुनिया को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका सबूत है ये ब्लैक बोर्ड जिसमें उपद्रवियों ने छेद ही कर दिया। ये तस्वीर नफरत की सारी हदों को पार करने वाले के मंसूबों को बेनकाब करती है। ये देखिए इस बोर्ड के अंदर जो छेद हुआ ये अपने आप में मार्मिक है। ये इसलिए मार्मिक है कि आप यहाँ पर भविष्य बनाने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं और जिसने भी किया, अगर आपको लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में घटनाएं हुई उसमें अगर आप किसी भी तरीके से नैतिक रूप से, शाब्दिक रूप से, किसी भी तरीके से अगर आपने कभी एक बार भी ये सोचा हो कि ये घटना सही हो सकती है तो ये तस्वीरें आपको गलत साबित करेंगी। इन क्लासरूम की दीवारों से झांकते ही स्कूल का आंगन नजर आया जहां सभी कमरों से डेस्क और बेंच को फेंक कर आग के हवाले कर दिया गया था। अब जली हुई बेंच बता रही हैं कि मासूमों की दुनिया में राक्षसों ने कदम रखा था। आपको दिखा रहा हूं कि देखिए नीचे किस तरीके से, किस हद तक यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है और किस जहनियत के, किस सोच के लोग होंगे जिन्होंने ये नुकसान यहाँ पर किया होगा। लेकिन ये सवाल केवल दिल्ली के स्कूलों को फूके जाने के बाद ही नहीं उठ रहे। जब स्कूलों को आग लगाने की बात आती है तो नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके याद आते हैं और तो और कश्मीर का वाकया भी भुलाए नहीं भूल सकते, जहां विरोध के नाम पर सरकारी स्कूलों को आग लगाने का चलन शुरू हो गया था। पिछले साल अक्टूबर महीने में ही कश्मीर में 32 से ज्यादा स्कूलों को फूंक दिया गया था। ये सभी स्कूल दक्षिण कश्मीर में जलाए गए थे। जुलाई 2016 में बुरहान वानी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद भी कश्मीर में 32 स्कूल जलाए गए थे और इस बार दिल्ली हिंसा में भी स्कूलों को खासा नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली हिंसा मामले में ही आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस की SIT ने जांच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच SIT को सौंपी गई है। ताहिर हुसैन के घर पहुंचकर FSL की टीम ने काफी देर तक जांच की और सबूत इकट्ठा किए। ताहिर हुसैन के घर से बड़ी संख्या में पेट्रोल बम और पत्थर बरामद हुए थे। ये वही सामान है जिसका इस्तेमाल दिल्ली हिंसा में किया गया था। लेकिन ताहिर हुसैन के खिलाफ हिंसा भड़काने का नहीं बल्कि अंकित शर्मा नाम के युवक की हत्या का केस दर्ज किया गया है। उनके घर से भारी मात्रा में पेट्रोल बम और दूसरी ऐसी चीजें मिली थी, पत्थर मिले थे, जिसके बाद दयालपुर थाना पुलिस ने बीती शाम को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद ताहिर हुसैन ने पूरी घटना पर न्यूज़ 18 को सफाई दी थी और खुद को बेकसूर बताया था। मैं पुलिस को भी कॉल कर रहा हूँ और वहाँ से जो लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी वापस भेज रहा हूँ। और सबसे बड़ा डर मुझे इस बात का है कि मेरे पीछे परिवार की तरफ कोई ना आ जाए और उधर हमारे हिंदू समाज के भी लोग रहते हैं, उनके भी घर हैं, वहाँ कोई ना चले। तो मैं यहाँ से डंडा मेरे हाथ में है, कोई इस तरफ ना है, उनको रोक रहा हूँ। और आप इसमें देखेंगे वीडियो में कि कुछ लोग नीचे हुए जाते हुए दिख रहे हैं, जो उनको मैंने वहाँ जबरदस्ती उनको भगाया, वहाँ से धक्का भी दिया, मारतोड़ उनके साथ में की है। ताहिर हुसैन का घर उनके पूरे इलाके के सबसे ऊंचे घरों में है, जिसमें एक फैक्ट्री भी चलती है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने बिल्डिंग में लगा शटर खोलकर एक एक सामान की जांच की, फिर ऊपर की मंजिलों में पहुंचकर तस्वीरें भी खींची। घर की छत पर पहुंचकर भी अधिकारियों ने जांच की और ताहिर के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश की। ताहिर हुसैन को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन कई ऐसे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं जिनकी उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा में बड़ी भूमिका रही। पुलिस के मुताबिक हिंसा भड़काने वाले ज्यादातर अपराधी उत्तर पूर्व दिल्ली के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने हिंसा के दौरान अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनमें कई अपराधियों की पहचान कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया, जबकि फरार चल रहे दूसरे आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के यहां से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद करने का दावा किया।